सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे थर्ड लेक्चर में, जो कि हमारे चैप्टर का है द थर्ड लेवल। तो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने समरी डिस्कस की और समरी से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से स्टोरी स्टार्ट हो रही है, चार्ली किस तरीके से चीज़ें सोच रहा है, उसकी वाइफ किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वहाँ पे, सैम जो है, जो कि कहते हैं ना गंगाधर ही शक्तिमान है तो लोगों को लग रहा था कि भाई गंगाधर अलग है शक्तिमान अलग है, लेकिन यहाँ तो गंगाधर ही शक्तिमान निकला है ना। तो सैम जो है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ये सब हम लोग समरी में एक बार डिस्कस कर चुके हैं। डिटेल में हमने अपना जो सेकंड पार्ट था लेक्चर का, उसमें हमने डिटेल में चैप्टर को देखा। चैप्टर में हमने देखा कि बहुत ही एक एनोइंग या बहुत ही एक अजीब से नोट पर चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर सीधा एक डिनाइल फेज हमें देखने को मिलता है कि कोई थर्ड लेवल नहीं है, लोग कसमें खा रहे हैं कोई थर्ड लेवल नहीं है और हमें कोई रेफरेंस नहीं दिया गया। काफ़ी ज़्यादा डिटेल आने के बाद हमें रेफरेंस मिलता है चैप्टर का कि चार्ली नाम का एक व्यक्ति है जो 31 साल का है और उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है द थर्ड लेवल की। ठीक है गाइस, तो वहाँ पर हमने देखा कि वो एक गलियारे में से होते हुए, डक होते हुए और नीचे होते हुए एक नीचे की तरफ एक थर्ड लेवल पर जा पहुँचता है। थर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद उसे बहुत सारी अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं जो उस ज़माने की ना होकर के पुराने ज़माने की हैं, और उसी चीज़ों के ऑब्जर्वेंट को अब हम इस अपने लेक्चर के अंदर आगे बढ़ाने वाले हैं। आगे हम देखने वाले हैं कि किस तरह की और चीज़ें उसके सामने आने वाली है और आगे स्टोरी जो है वो किस तरीके से टर्न लेती है, उसको अब हम आगे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देयर वर ब्रास स्पिटन्स on the floor and across the station a glint of light caught my eye। और वहाँ पर ब्रास यानी कांसे के पीकदान रखे हुए थे जिसमें लोग स्पिट किया करते हैं, थूका करते हैं। थूकदान जो है वहाँ पे रखे हुए थे ज़मीन पर, और सामने की तरफ, स्टेशन के सामने की तरफ लाइट की एक चमक होने से मेरा ध्यान उधर आकर्षित हुआ। कॉट माई आई का मतलब है कि मेरा ध्यान उस तरफ गया या मेरी नज़र उस तरफ पड़ी। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक व्यक्ति जो कि पुराने ज़माने के सूट पहनता है तो अंदर हाफ जैकेट पहनी जाती है, उसके ऊपर एक फुल कोट पहना जाता है, तो हाफ जैकेट जो पहनी जाती है उसे हम वेस्ट कहते हैं। और उस वेस्ट के आगे की तरफ जो पॉकेट्स होती हैं उसमें इस तरह की आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉकेट वॉचेस रखी जाती हैं। पॉकेट वॉचेस क्या होती हैं कि यहाँ से एक सोने की चेन जो होती है उससे यूँ वो जुड़ी हुई होती है और पॉकेट जो है वो साइड पॉकेट के अंदर वॉच रखी हुई होती है। ठीक है गाइस, तो उसने ऐसे वॉच निकाली पुराने ज़माने वाले हिसाब से और ऊपर एक बटन होता है, उसे बटन को दबा करके वॉच का ढक्कन खोला। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने झटके के साथ उस ढक्कन को खोला। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन, और उसने घड़ी पर नज़र डाली और अपनी नाक या अपनी भौहों को सिकोड़ना शुरू किया। ही वोर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट, गोल हैट पहन रखी थी। अ ब्लैक 4 बटन सूट, और एक काला 4 बटन वाला सूट पहन रखा था। विथ टाइनी लेपल्स, जो कि सामने की ओर मुड़ा हुआ था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मॉस्टैच, और उसकी बड़ी बड़ी काली साइड में से घूमी हुई मूछें थी। ठीक है गाइस, तो पुराने ज़माने के लोग किस तरीके की ड्रेसिंग स्टाइल रखते थे, किस तरह की मोस्टैच स्टाइल रखते थे, किस तरह की बियर्ड रखते थे, किस तरह की पॉकेट वॉच कैरी करते थे, किस तरह के वेस्ट या कपड़े पहनते थे, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। देन आई लुक्ड अराउंड, तब मैंने चारों तरफ देखा एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। और मैंने देखा कि आसपास जितने भी लोग हैं उन सब ने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, जिस तरह के कपड़े सामान्यतः 1890 के दशक में या समय में पहने जाते थे, या उस तरह के फैशन में सभी लोग हैं। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, मैंने इतने सारे दाढ़ी वाले लोग आज तक नहीं देखे। साइड बर्न्स, साइड बर्न्स किसे कहते हैं, ये देखिए यहाँ पिक्च में देख सकते हैं, इमेज में आपको दिखाई दे रही है पूरी की पूरी, ये साइड बर्न है। ये जो है ये बनी हुई, ये क्या है, ये साइड बर्न है। ठीक है, यानी कि साइड में बिल्कुल लंबी, जहाँ तक आपका फेस है वहाँ तक की कलम होना या साइड ये होना, बाल होना, इसे साइड बर्न्स कहलाता है, कहते हैं। एंड फैंसी मुस्टैक्स इन माय लाइफ, इस तरह के साइड बर्न्स, इस तरह की बियर्ड्स और इस तरह की फैंसी यानी कि विचित्र अलग अलग तरह की मूछें मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। अ वुमन वॉक्ड इन,
थ्रू द ट्रेन गेट से एक औरत जो है वो चलती हुई मेरे सामने आ रही थी। शी वोर अ ड्रेस ऑफ लेग ऑफ मटन्स, और उसने इस तरह की कपड़े पहन रखे थे जैसे कि किसी भेड़ की टांगों के ऊपर जिस तरह ऊनी तरह की उसकी टांगे होती है ना, तो ऊनी तरह के कपड़े उसने पहन रखे थे, स्लीव्स पहन रखी थी और स्कर्ट पहन रखी थी, और उस पर उसने हाई बटन शूज पहन रखे थे, यानी कि ऐसे जूते पहन रखे थे जो घुटनों के ऊपर तक आते हैं और उनमें आज के ज़माने की तरह चेन्स नहीं होती या फिर उसके अंदर फीते नहीं होते, स्टेप्स नहीं होते। उसके अंदर क्या थी, वहां पर उसमें बटन लगे हुए थे जो औरतों के पहनने के लिए उस समय में जिस तरह के हाई हील शूज हुआ करते थे। बैक ऑफ हर, और उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक, पीछे की तरफ जो पटरी थी उस पटरी पर आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, और मैंने एक इंजन की झलक मैंने वहां पर देखी जो पटरियों पर खड़ा था। अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड इवेस लोकोमोटिव विद अ फर्नल शेप्ड स्टैक, और मैंने देखा कि इस तरह की एक ट्रेन है पुराने ज़माने की जिसका कूपीनुमा, वहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है, कूपीनुमा फर्नल लगा हुआ है जिसमें से धुआं निकलता है। एंड देन आई न्यू, और तब मैं जान गया, टू मेक श्योर, मैं क्या जान गया अभी भी नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी आगे कह रहा है कि मैं उस चीज़ को जो मेरे मन में शक था या जो मुझे लगता था कि ऐसा हुआ है उसको और ज़्यादा श्योर करने के लिए, उसे मेक श्योर करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, मैं एक ऐसे लड़के के पास गया जो बैठ करके समाचार पत्र बेच रहा था। एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पैरों के पास जो न्यूज़पेपर रखे हुए थे उस पर मैंने अपनी नज़र डाली। इट वॉज द वर्ल्ड, और जो न्यूज़पेपर वहां पड़ा था उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, द वर्ल्ड, और मैं जानता था एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, कई सालों से द वर्ल्ड न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ था, यानी कि बहुत पहले पब्लिश होना बंद हो चुका है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और वहां पर जो स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी जो कि 1890s के समय में प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनके बारे में स्टोरी थी। आई हैव फाउंड, मैंने उस न्यूज़पेपर पर पाया या देखा, दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11th 1894, और मैंने वहां पर क्या देखा कि मेरे सामने फ्रंट पेज पर मैंने देखा जैसे कि मैंने पब्लिक जो लाइब्रेरीज होती हैं वहां पर पुराने न्यूज़पेपर मिलते हैं, उन फाइल्स में जिस तरह की डेट्स मैंने देखी थी उसी तरह की डेट मैंने लिखी, यहाँ पर भी पड़ी हुई देखी न्यूज़पेपर पे, और वो क्या थी, 11 जून 1894 की न्यूज़ वहाँ पे थी। ठीक है, तो ये डेट वहां पर लगी हुई थी। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Luisa and me anywhere in the United States we wanted to go, और मैं टिकट विंडो की तरफ मुड़ा ये जानते हुए वहां पर थर्ड लेवल जो ग्रैंड सेंट्रल के अंदर था कि मैं टिकट्स खरीद सकता हूं जो मुझे और लुइसा को कहीं भी ले जा सकते हैं यूनाइटेड स्टेट में, जहां भी हम जाना चाहें। यानी कि जैसे ही उसे कंफर्म हुआ कि हाँ मैं 1894 के अंदर आ गया हूं और आज की जो तारीख है वो है 11 जून 1894, तो वैसे ही जैसे उसने देखा सीधा टिकट विंडो की तरफ मुड़ा के चलो फटाफट 2 टिकट लो, एक मेरे लिए एक मेरी पत्नी के लिए, और हम दोनों यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। कौन से टाइम में, 1894 के टाइम में। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। इन द ईयर 1894 ईयर में, एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, और मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए, जो इलिनॉइस में है गेल्सबर्ग नाम की जगह, वहां जाने के लिए 2 टिकट खरीदना चाहता था। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं ये गेल्सबर्ग के पुराने फार्म हाउस की एक तस्वीर है। ठीक है गाइस, हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी भी वहां गए हो। अब बताएगा कि गेल्सबर्ग कैसी जगह है और पूरे यूनाइटेड स्टेट में उसने गेल्सबर्ग जाना ही क्यों चुना। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, ये अभी भी एक लाजवाब शहर है विथ बिग ओल्ड फार्म हाउसेस, जिसमें बड़े बड़े पुराने फार्म हाउस हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े बगीचे हैं, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और विशालकाय अद्भुत जो हैं पेड़ हैं, हुज ब्रांचेस, जिनकी जो शाखाएं हैं, मेट ओवरहेड, हमारे ऊपर से जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं, एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और सड़क के लिए छत का काम करती हैं। यहां पर सीधी सीधी तौर पर बात क्या कही जा रही है
जैसे कि एक रोड जा रहा है, ओके, यहाँ पर कुछ पेड़ उगे हुए हैं, इधर भी है और इधर भी है, लेकिन इनकी शाखाएं इस तरफ इतनी ज़्यादा फैली हुई हैं कि ये पूरे के पूरे जितने भी यहाँ पे पेड़ हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रीट के लिए छत का काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि स्ट्रीट पे भी आप जाओगे तो वहां पर आपको स्ट्रीट्स कैसी हैं, पेड़ों की डालियों से ढकी हुई मिलेंगी। ऐसा यहाँ पर हमारा राइटर कहना चाहता है, रूफ द स्ट्रीट्स, कि उसकी ब्रांचेस जो है, उसकी शाखाएं जो है वो सड़क के लिए ऊपर से ढकने का, रूफ का काम कर रही हैं। एंड इन 1894 और 1894 में समर यानी गर्मी के दौरान शाम के टाइम में वर ट्वाइस एज लॉन्ग, यानी कि गर्मियों की शाम जो है वो दोगुना लंबी होती हैं। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग जो है बाहर, अपने घर के बाहर जो बगीचे होते हैं उनमें बैठे हुए रहते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, आदमी जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं वो सिगार पी रहे होते हैं, ठीक है, और शांति से बात कर रहे होते हैं। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और औरतें जो हैं वो हाथ से झालने वाला जो पंखा होता है ना, पाम लीफ का बना हुआ, वो उससे अपने आप को हवा कर रही होती है। जैसे एक इमेज है यहाँ पे, ये पाम लीफ का एक फैन है। राजस्थान के अंदर हम इसे पंखी कहते हैं या फिर बीजना या बीजनी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं, मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपके एरिया में इस तरह का जो हाथ का पंखा होता है जिसे बीजना या बीजनी कहते हैं, आप लोग इसे क्या कहते हैं, ये आप एक बार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरह की पाम लीफ फैन जो है वो अपने हाथों से अपने आप को पंखा कर रही होती हैं। विथ द फायर फाइल्स, जुगनू उनके चारों तरफ उड़ रहे होते हैं। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, एक शांतिपूर्ण संसार में। तो गेल्सबर्ग की शामें कैसी होती है, खास करके गर्मियों की शामें, उसके बारे में बताया। इन अ पीसफुल वर्ल्ड टू बी बैक देयर विथ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर 40 years इन द फ्यूचर। ये वो समय है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में अभी 20 साल का समय बाकी है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने में, द्वितीय विश्व युद्ध होने में अभी 40 साल का समय बाकी है। यानी कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से भी पहले के समय की घटना को बताया जा रहा है, ठीक है, फ्यूचर में। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, और मुझे उस वहाँ जाने के लिए, गेल्सबर्ग जाने के लिए मुझे कितने टिकट्स की आवश्यकता थी, मुझे 2 टिकट्स की आवश्यकता थी, एक मेरे लिए और एक मेरी पत्नी के लिए। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, और क्लर्क जो है उसने काउंट करा, गिना, फिगर आउट किया कि कितना किराया लग जाएगा गेल्सबर्ग जाने का। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, और उसने मेरे विचित्र से, अजीब से हेडबैंड की ओर देखा। समरी के टाइम में भी मैंने शायद बताया था व्हाट इज हेडबैंड, या शायद फर्स्ट पार्ट में बताया था, है ना। ये हेड पे लगने वाला जो बैंड होता है इसे हेडबैंड कहा जाता है। उसने मेरे अजीब से दिखने वाले या विचित्र से दिखने वाले हेडबैंड की ओर देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने फिर भी वो अपने किराए को जोड़ता रहा। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास 2 कोच में जाने, 2 लोगों के जाने के लिए कोच टिकट जो चाहिए था उसका पर्याप्त पैसा मौजूद था, 1 वे, एक तरफ का। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, लेकिन जब मैं बाहर निकाल के, बटुए से बाहर निकाल के अपने पैसे गिनने लगा, एंड लुक्ड अप, और मैंने सामने जो टिकट विंडो पर बैठा था आदमी, उसकी ओर देखा। द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी, तो वह मुझे घूर रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स, और उसने मेरे हाथ में जो नोट थे उन्हें देख करके नामे सिर हिलाया कि भैया आप जो नोट मुझे दे रहे हैं ये नोट पैसा नहीं है, या ये बिल्स जो हैं ये पैसा नहीं है। आप एक चीज़ सोचिए कि आपके पास कोई व्यक्ति आता है 1890 के इंडिया का, अजमेर का 10 का नोट लेके, ठीक है, तो वहाँ पर वो 10 का जो नोट होगा, इंडिया का 10 का नोट होगा, आज के लगभग कितने साल पहले, अगर मैं 1890 की बात कर रहा हूँ तो लगभग 100-125 साल पहले का अगर नोट लेके आ रहा है, तो उस समय करेंसी अलग थी, आज के समय करेंसी अलग है। तो क्या मैं वो लेकर के अगर कुछ खरीदने जाऊँगा तो मिलेगा क्या मुझे? या आज का नोट लेकर के अगर 1980s के अंदर, मैं 1890s के अंदर अगर मैं कुछ खरीदने जाऊँगा तो मिलेगा? मना कर देगा, बोले भैया ये क्या है, ये तो पैसे हैं ही नहीं। वही उसके साथ हुआ, क्योंकि वो आधुनिक करेंसी से, मॉडर्न करेंसी से
पुराने ज़माने में कोई चीज़ खरीदने की कोशिश कर रहा था। तो वहाँ पर टिकट विंडो पर जो व्यक्ति बैठा वो क्या कहता है, दैट एंट मनी मिस्टर, ये पैसा नहीं है मिस्टर। ही सेड, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम ज़्यादा दूर यहाँ से जा नहीं पाओगे, यानी कि पुलिस तुम्हें तुरंत ही पकड़ लेगी। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर, और उसने जो उसके पास में कैश ड्रॉर था जहाँ पर उसने अपना सारा कैश रखा होता है, ये देखिए इस तरह का होता है कैश ड्रॉर, ठीक है। तो कैश ड्रॉर जो है उसकी तरफ देखा जो उसके पास में था। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, पैसा कैसा था, पुराने ज़माने के नोट के हिसाब से पैसा वहाँ पर रखा हुआ था जैसा उस समय में चलता था, ठीक है गाइस। आगे वाली फ्रेम पे हमें दिखेंगे पुराने नोट कैसे होते थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ अडेज, आजकल हम देखते हैं तो 10 का नोट इतना सा आता है, दिस इज द साइज ऑफ अ 10 रुपी नोट। लेकिन अगर उसी जगह अगर आप आज के 100-150 साल पहले का अगर नोट देखोगे तो इतना बड़ा नोट आता था। तो इतने से नोट में और इतने बड़े नोट में अंतर होता है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि वो जो नोट मैंने वहाँ देखे उसके ड्रॉर में, वो मेरे पास जो बिल्स थे, मेरे पास जो नोट थे उनसे दुगने बड़े थे। वी यूज नाउ अडेज एंड डिफरेंट लुकिंग, और बिल्कुल अलग दिखने वाले थे। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं पीछे मुड़ा और तेजी से वहां से बाहर निकल गया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, जेल जाने के बारे में अगर आज कुछ अच्छा नहीं है तो उस जमाने में भी कुछ अच्छा नहीं होता था, यानी जेल जाने का विचार आज जितना बुरा है 1894 में भी उतना ही बुरा था। तो इसलिए मैं फटाफट वहां से मुड़ा और फटाफट वहां से निकल गया, ठीक है गाइस। एंड दैट वॉज दैट, और बस ये इतना ही घटना मेरे साथ हुई थी। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं उसी रास्ते से बाहर निकला जिससे मैं आया। आई सपोज, मैंने विचार किया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, मेरे दोपहर के खाने के समय में, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने 300 जो मेरे पास डॉलर थे वो मैंने बैंक से बाहर निकाल लिए। नियरली ऑल वी हैड, लगभग मेरे पास जितना पैसा था मैंने सारा का सारा पैसा बैंक से निकाल लिया। एंड बॉट, और खरीदे, ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और मैंने पुरानी जो मुद्राएं थी, यानी कि 1894 में जिस तरह के नोट चलते थे, मैंने 300 रुपये दे करके 300 रुपये के $300 के सारे वो नोट खरीद लिए, जिससे मेरा साइकेट्रिस्ट दोस्त बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था कि भाई ये इसने क्या किया। सारे के सारे अभी के ज़माने के नोट निकाल करके पुराने ज़माने के नोट खरीद लिए। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, कोई भी कॉइन डीलर जो होता है, जिसे हम कहते हैं मनी एक्सचेंज वाले जो लोग होते हैं, वहाँ जा कर के आप कहीं पर भी पुराने ज़माने के नोट या कॉइन खरीद सकते हैं। बट यू हैव टू पे प्रीमियम, लेकिन उसके लिए आपको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ठीक है, अतिरिक्त भुगतान देना पड़ता है या प्रीमियम पे करना पड़ता है उसके लिए। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल, जब मैंने $300 दिए अभी के ज़माने के, तो मुझे पुराने ज़माने के जो पैसे मिले वो $200 से भी कम थे। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट अ डजन इन 1894, यानी कि अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो 1 दर्जन अंडे की कीमत उस समय में केवल 13 पैसे थी। अभी कितने का आता है आई डोंट नो, आप लोग बताइएगा मुझे, लेकिन उस समय में 1894 के अंदर 13 पैसे के अंदर, 13 पैसे के अंदर आपको 1 डजन एग्स मिल सकते थे। तो सेंट क्या है, जैसे हमारे लिए यहाँ पे 1 रुपया जो कि 100 पैसों से मिलकर के बनता है, वैसे ही $1 जो बनता है वो 100 सेंट से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि वहाँ पर मैं 13 सेंट्स के अंदर 1 दर्जन अंडे खरीद सकता हूँ। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन मैं कई बार वहाँ ढूंढता रहा, लेकिन मैं कभी उसे दोबारा नहीं ढूंढ पाया, उस कॉरिडोर को, उस गलियारे को जो 3rd लेवल पर लेके जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। ऑल दो, जबकि आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, मैंने कई बार, अक्सर, बार बार मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कभी वापस वो गलियारा फिर से नहीं मिला या वो रास्ता फिर से नहीं मिला। लुइसा वॉज प्रीटी वरिड, लुइसा जो कि वाइफ है चार्ली की, वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में उसे बताया।
एंड डिड नॉट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो चाहती थी कि अब मैं थर्ड लेवल ढूंढना बंद कर दूं या बार बार थर्ड लेवल को ढूंढने के लिए ना जाऊं। एंड आफ्टर अ वाइल, और कुछ समय बाद, आई स्टॉप, जब मैं रुक गया, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं वापस अपने स्टैम्प कलेक्शन की ओर चला गया। यानी कि कुल मिलाकर के थर्ड लेवल की तरफ से ध्यान हटाने के लिए मैं फिर से अपना मन बहलाने के लिए अपने स्टैम्प्स को देखने लगा। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। लेकिन जब मैं और मेरी पत्नी स्टैम्प्स की ओर देख रहे थे, तब हमें कुछ ऐसा दिखा कि अब हम दोनों ही हर वीकेंड जाकर के थर्ड लेवल को ढूंढने का काम करते हैं। बिकॉज क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है कि थर्ड लेवल अभी भी वही है। क्या मिला उन्हें, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऐसा क्या स्टैम्प्स में वो देख रहे थे और क्या उन्हें दिख गया जिससे उन्हें पता चल गया कि थर्ड लेवल है। और थर्ड लेवल को पहले तो पत्नी मना कर रही थी कि आप थर्ड लेवल ढूंढने नहीं जाओगे, अब वो खुद जाकर के उसके साथ थर्ड लेवल ढूंढ रही है कि चलो इस तरफ आप ढूंढो, इस तरफ मैं ढूंढती हूँ। ठीक है, माय फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड, मेरा दोस्त सैम, जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था सैम, वो गायब हो गया था। नोबडी न्यू वेयर, और कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया है। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, लेकिन मुझे थोड़ा सा शक तो हो गया था क्योंकि सैम जो है वो शहर में रहने वाला एक लड़का है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे हमेशा गेल्सबर्ग के बारे में बताता रहता था कि देखो गेल्सबर्ग में मैं स्कूल जाता था, मेरा स्कूल ऐसा था, मेरे दादाजी यहाँ रहते थे, हम ऐसे मस्ती करते थे, ऐसा वहाँ पे एटमॉस्फेयर था। तो मैं हमेशा उसे कुछ ना कुछ गेल्सबर्ग के बारे में बताता रहता था। और क्योंकि वो हमेशा से एक सिटी बॉय रहा है, तो शहर के लोगों को जब आप गांव के बारे में बताते हो ना, तो उनको बड़ी फैसिनेटिंग लगती है, वो चीज़ें बड़ी आकर्षक लगती हैं। उन्हें लगता है कि यार हम भी जाएंगे, हम भी रहेंगे। हाँ, यहाँ पर लोग स्विमिंग पूल में पैसे दे करके और नहाने जाते हैं, गाँव में तालाब होते हैं, कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, कोई वहाँ पर स्पेशल कॉस्ट्यूम्स भी नहीं होती कि आपको यही कॉस्ट्यूम पहन के नहाना है। जो पहन के नहाना है, जैसे नहाना है नहाओ, जाओ कूद जाओ, नहा लो, जितनी घंटे नहाना है नहाओ, आ जाओ। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें लोगों को पता चलती हैं, सिटी बॉयज़ को पता चलती है, तो उनके लिए फैसिनेटिंग होता है कि यार मुझे भी गांव जाना है, मुझे भी जाकर के कुछ समय वहाँ बिताना है, मुझे भी वहाँ पर रहना है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा शक तो हुआ कि सैम अगर गायब हुआ है और मैं थर्ड लेवल देख के आया हूँ तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, गंगाधर शक्तिमान हो सकता है। सैम्स अ सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, आई वेंट टू स्कूल देयर, कि मैं वहाँ स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, कि जिस तरीके से तुम इस जगह के बारे में बताते हो ना, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। तो सैम को जो है वो इस जगह के बारे में जान करके वो इस सारी चीज़ें उसे हमेशा पसंद आती थी। एंड दैट्स वेयर ही इज़, और मुझे लगता है कि वह वहीं है, वह यानी सैम वहीं यानी गेल्सबर्ग में ही है। ऑल राइट, ठीक है। इन 1894 के अंदर, बिकॉज वन नाइट फर्सिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, क्योंकि एक रात, अब कैसे पता चला हस्बैंड वाइफ दोनों को कि थर्ड लेवल है, उस क्वेश्चन का आंसर जो इससे पिछली वाली फ्रेम में था, अब मिलेगा उसका आंसर। बिकॉज वन नाइट, एक रात, जब मैं छेड़छाड़ कर रहा था अपने स्टैम्प कलेक्शन के साथ, आई फाउंड, मैंने पाया, वेल डू यू नो व्हाट्स अ फर्स्ट डे कवर इज, क्या आप लोग जानते हैं फर्स्ट डे कवर क्या होता है? समरी के अंदर वैसे मैं एक बार बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं कि जिस भी दिन कोई स्टैंप, कोई डाक टिकट जिस दिन लॉन्च होता है, डाकघर जिस दिन लॉन्च करता है, कोई भी व्यक्ति जो है वो जाकर के उसे अपने ही नाम पर एक लिफाफे पर लगा देता है, उस लिफाफे के अंदर खाली कागज डाल देता है और खुद ही के एड्रेस पे उसे पोस्ट करवा लेता है। तो ये टिकट जो है ये किस दिन लॉन्च हुआ ये तो सबको पता है, लेकिन डाकघर जो है वो इसके ऊपर क्या करता है, अपनी स्टैंप लगा देता है, सितंबर 2, 1984। ठीक है गाइस, तो यहां पर इसने स्टैंप लगा दिया। स्टैंप लगाने से क्या हुआ? स्टैंप लगाने से ये तय हो गया कि ये टिकट इसी दिन, जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन खरीदा गया है। अब इसके अंदर जो लेटर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये जो एनवलप है इसकी वैल्यू है, ये जो कवर है इसकी वैल्यू है। तो इसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। फर्स्ट डे कवर बहुत सारे लोग कलेक्ट करते हैं और बहुत लंबे समय तक अपने पास संभाल के रखते हैं। विद टाइम बीइंग उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इसे एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी उस समय में माना जाता था। ठीक है गाइस, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्फ।
तो जब भी एक नया स्टैम्प टिकट इशू होता था, स्टैम्प कलेक्टर जो है उनमें से कुछ खरीद लेते थे और उन्हें मेल कर देते थे एनवेलप लगा के खुद को ही, स्वयं को ही, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, जिस दिन वो बिकना शुरू होते थे उसी दिन, पहले दिन। एंड द पोस्ट मार्क, और डाक चिन्ह जो होता है, प्रूव द डेट, उससे क्या प्रूफ हो जाता था, उससे डेट जो है वो प्रूफ हो जाती थी, जैसे कि यहाँ पे हो रही है September 2 1984, ठीक है। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और जो एनवलप होता था इस तरह का वो फर्स्ट डे कवर कहलाता था, ठीक है गाइस। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, दे आर नेवर ओपन, उन्हें कभी खोला नहीं जाता था। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, और एनवलप में आप क्या रखते थे, केवल खाली कागज रखते थे, तो उन खाली कागजों का कोई महत्व नहीं होता था। दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरे पुराने जितने भी फर्स्ट डे कवर थे मेरे दादाजी के समय के, I found one that shouldn't have been there, मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था, बट there it was, लेकिन वो वही था। It was there because someone had mailed it to my grandfather, क्योंकि किसी ने वो डाक जो है वो मेरे दादाजी को भेजा था। सामान्यतः लोग क्या होते हैं, खुद को भेजते हैं, लेकिन जो उसके दादाजी के कलेक्शन में नहीं था, तो उधर से सैम ने क्या किया कि वही भेजा, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आज के लिए। तो क्योंकि पास्ट में जाकर के उसने भेजा है, तो प्रेजेंट में वो अपने आप दिखाई दे रहा है। Someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg, गेल्सबर्ग में उनके घर पे किसी ने ये टिकट उन्हें, फर्स्ट डे कवर उन्हें भेजा था। That's what the address on the envelope said, और यही वो चीज थी जो एनवेलप पर लिखे हुए एड्रेस से पता चल रही थी। And it had been there since July 1894, और ये वहां पर कब से था, 18 जुलाई 1894 से वहीं रखा हुआ था। जो परसों भी अगर मैंने देखा तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन आज मैं देख रहा हूं तो मुझे वो वहां पर दिखाई दे रहा है। द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क से ये डेट पता चलती है। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट ऑल, जबकि मुझे ये कभी भी याद नहीं है कि ये टिकट मैंने पहले भी कभी देखा है या नहीं देखा। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, एक 6 सेंट का, 6 पैसे का स्टैम्प था, डल ब्राउन, हल्के भूरे रंग का, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, जिसपे प्रेसिडेंट गारफील्ड की एक इमेज लगी हुई थी। ही इज प्रेसिडेंट गारफील्ड, ठीक है, ये है प्रेसिडेंट गारफील्ड। नेचुरली व्हेन द एनवलप कम टू ग्रैंड डैड, जब मेरे दादाजी के पास में वो एनवलप आया इन द मेल, उस मेल में, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, तो उन्होंने सीधा वो फर्स्ट डे कवर क्या करा, अपने कलेक्शन में डाल दिया, और वह तब से वहीं रहा। टिल आई took it out and opened it, जब तक मैंने इसे वहां से बाहर नहीं निकाला और जब तक मैंने इसे खोला नहीं। The paper inside wasn't blank, और जो उसके अंदर पेपर था, जो अधिकांशतः खाली हुआ करता था, इस बार वो पेपर खाली नहीं था। और it read, और उस पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ था जरा देखते हैं। 941 विलार्ड स्ट्रीट, गिल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894, ठीक है। लेटर किसने लिखा, सैम ने लिखा। किसको लिखा, दादाजी को लिखा, लेकिन एड्रेस किसको कर रहा है, चार्ली को एड्रेस कर रहा है। यानी कि एक्चुअल में वो जानता था कि दादाजी जो हैं वो फर्स्ट डे कवर को कभी खोलकर देखेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि हमेशा से उसके अंदर क्या रहते हैं, खाली कागज रहते हैं और उसे खोला नहीं जाता है। तो जर्नली उन्होंने क्या करा, जो उनकी आदत के अनुसार था, उन्होंने पैक का पैक ही उसे उसमें डब्बे में डाल दिया। विद टाइम स्पैम वो उस बॉक्स में रहा, और बॉक्स में रहने के बाद में आज वो चार्ली को मिल रहा है। लेकिन चार्ली के अकॉर्डिंग ये लेटर यहाँ नहीं होना चाहिए था, तो उसने क्या किया, उसे ओपन किया, और ओपन करने के बाद उसे क्या मिला, एक लेटर मिला जिसमें उसे एड्रेस किया गया है। कब एड्रेस किया गया है उसे, 18 जुलाई 1894 के अंदर उसे एड्रेस किया गया है। यानी कि सैम जो पास्ट में जा चुका है वो वहां जाकर के उसे लेटर भेज रहा है, और लेटर भेजने का तरीका उसने जो निकाला, माध्यम उसने जो निकाला, उसे लगा कि फर्स्ट डे कवर जो है दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन टू सेंड हिम, राइट। आई गॉट विशिंग दैट यू वर राइट, मैं बस हमेशा से ये इच्छा कर रहा था कि तुम सही होते। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, उसके बाद मुझे विश्वास हो गया कि तुम सही हो। एंड चार्ली, और चार्ली, इट्स ट्रू, ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 सप्ताहों से हूँ, 2 सप्ताहों से यहाँ रह रहा हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, और डेलीज जो एक जगह है, उस जगह के नीचे की तरफ जो सड़क जाती है उधर की तरफ मैं रहता हूँ। समवन इज प्लेइंग अ
पियानो, सॉरी रहता नहीं हूँ, डेलीज के नीचे जो है कोई वहां पर बैठकर पियानो बजा रहा है, एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, और वो सब सामने के बरामदे में बाहर की ओर निकले हुए हैं, सिंगिंग गा रहे हैं। कौन सा गाना? सिंग नेली होम, सिंग नेली होम सॉन्ग जो है वो सभी लोग गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमिनेड, और मुझे भी शाम के समय शिकंजी पीने के लिए, लेमिनेड पीने के लिए यहाँ बुलाया गया है। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ। कहाँ आ जाओ? थर्ड लेवल पे। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा तुम भी यहाँ पर आ जाओ। कीप लुकिंग, ढूंढते रहो, टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक तुम्हें थर्ड लेवल मिल नहीं जाता। इट्स वर्थ इट, मेरा विश्वास करो कि ये ढूंढने लायक है या ये ढूंढने के योग्य है। बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। तो ये सैम जाकर के पास्ट में जाकर के चार्ली को एक लेटर सेंड करता है। दिस नोट इज साइंड सैम, और ये जो नोट है, ये जो लेटर है, इस पे साइन किसका था? सैम का साइन किया हुआ था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, स्टैम्प और कॉइन स्टोर जहां मैं जाता हूं, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि $800 की उसने पुराने ज़माने की जो करेंसी है, पुराने ज़माने की जो मुद्रा है वो चेंज कराई है। दैट ओड टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जिससे वो अपना छोटा सा भूसे का, खाने का और धान का व्यापार कर सके। ही ऑलवेज सेड दैट्स वॉट ही रियली विश्ड, यानी कि अगर वह पुराने ज़माने में चला जाता है तो वो हमेशा से कहता था कि मैं इन्हीं चीज़ों का व्यापार करना चाहूँगा। अगर मैं गेल्सबर्ग में होता या गेल्सबर्ग में मैं रहता, उस ज़माने में मैं रहता, तो डेफिनेटली मैं किसका काम करता है? हे यानी भूसा, जो गाय भैंसों को खिलाया जाता है, फीड जो उनके लिए फीड होता है, धान यानी कि कुल मिलाकर खेतीबाड़ी। 100 शब्दों में एक बात कहें तो एक शब्द में ख़त्म, खेतीबाड़ी करना वो वहाँ पर चाहता था। ही कुड डू, यही वो करना चाहता था जो वो कर सकता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और निश्चित तौर पर वो अपने पुराने व्यवसाय की ओर वापस नहीं जा सकता था। कौन सा था उसका पुराना व्यवसाय? ही वॉज अ साइकेट्रिस्ट। लेकिन 1894 के अंदर सबसे पहली बात तो साइकेट्रिस्टों की ज़रूरत ही नहीं होती थी, और इस तरह का कोई प्रोफेशन उस समय में इतना बूम पर भी नहीं था और ना इतना मेजरली एग्जिस्ट करता था कि लोग उसके पास जाएं। क्योंकि अगर वो जाकर के कहता लोगों को कि जिनको तनाव होता है, मैं बैठ के उनकी कहानियाँ सुनता हूँ या उनका इलाज करता हूँ, तो उस समय में इन बातों का कोई मतलब निकलता ही नहीं। नॉट इन गेल्सबर्ग, ना कि और ख़ास करके गेल्सबर्ग में या इलिनॉइस में नहीं कर सकता था इन 1894 में। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस। वाई, क्यों? सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सैम मेरा साइकेट्रिस्ट था, मेरा मनोचिकित्सक था। ठीक है गाइस, सो दिस इज आवर स्टोरी। आई होप आप सभी लोगों को स्टोरी जो है अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, आप सभी लोगों ने स्टोरी को अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्योंकि इसमें इवेंट्स जो हैं वो थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। जो सेकंड इवेंट है वो फर्स्ट प्लेस पे हो रहा है, फर्स्ट जो है वो सेकंड प्लेस पे हो रहा है, फिर थोड़ी स्टोरी समझ में आने लगती है। थर्ड इवेंट आने की बजाय फोर्थ या फिफ्थ इवेंट पहले आ जाता है, उसके बाद में 4 इवेंट के बारे में बताया जाता है। तो खास करके जब हम एक सस्पेंस स्टोरी लिखते हैं तो वो कभी भी एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं हो सकती गाइस, क्योंकि अगर प्रॉपर फॉर्मेट में होगी तो सस्पेंस कैसे क्रिएट होगा? तो सस्पेंस तभी बनता है जब हम अपनी स्टोरीज के पार्ट्स जो हैं वो आगे पीछे कर देते हैं। आपने कभी सस्पेंस मूवी देखी होगी तो उसमें भी यही चीज़ देखने को मिलती है कि अभी एक लाइफ चल रही है, अचानक से प्रॉब्लम आने लग गई, उस प्रॉब्लम का पता लगाने जाते हैं, तब पता चलता है कि आपके पैदा होने से पहले कोई ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से आज ये चीज़ें इस तरीके से हो रही, राइट और रॉन्ग? तो उस घटना का तो जिक्र अभी तक कहीं किया ही नहीं गया। सेम स्टाइल में इस चैप्टर को लिखा गया है, बहुत अच्छी स्टाइल में लिखा गया है। आई होप आप सभी लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर होगा, और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। सो टिल दैट कीप ट्यूनिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज एंड कीप शेयरिंग इट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, एंड टिल दैट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, आई विल सी यू सून।